नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एक्टिविटी 4.2। हमारी साइंस की बुक के अंदर जो एक्टिविटी 4.2 है उसे हमने डिस्कस करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कैलकुलेट द डिफरेंस इन द फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर मासेस फॉर मिथेनॉल एंड इथेनॉल। देखो जो फर्स्ट पॉइंट है ना उसके अंदर आगे 3 पार्ट हैं, ए बी और सी, और हर एक पार्ट के अंदर हमें 2 कंपाउंड्स दे रखे हैं और हमने इन दोनों कंपाउंड्स के फॉर्मूले के अंदर क्या डिफरेंस है और इन दोनों कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर मासेस के अंदर क्या डिफरेंस है वो कैलकुलेट करना है। तो एक एक करके ए बी और सी तीनों पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट में हमें जो कंपाउंड्स दे रखे हैं ना वो ये हैं, मिथेनॉल और इथेनॉल। अब पहले ना आप इनके फॉर्मूला को ध्यान से देखो। हमने पहले ये चेक करना है कि इनके फॉर्मूला के अंदर क्या डिफरेंस है। देखो मिथेनॉल के अंदर कार्बन का सिर्फ एक ही एटम है, लेकिन इथेनॉल के अंदर कार्बन के 2 एटम्स हैं, मतलब एक कार्बन के एटम का डिफरेंस है। अब हाइड्रोजन के एटम्स को काउंट करते हैं। 3 + 1 4 और यहाँ पे 5 + 1 6, तो 4 और 6 में 2 का डिफरेंस है, मतलब एक कार्बन के एटम का और 2 हाइड्रोजन के एटम्स का डिफरेंस है। तो इन दोनों फॉर्मूला के अंदर एक CH2 यूनिट का डिफरेंस है। इतना क्लियर हुआ? एक कार्बन के एटम का डिफरेंस है और 2 हाइड्रोजन के एटम्स का डिफरेंस है, मतलब एक CH2 यूनिट का डिफरेंस है इन दोनों फॉर्मूलाज के अंदर। फिर आपसे यह भी पूछा हुआ था कि इन दोनों के मॉलिक्यूलर मास के अंदर क्या डिफरेंस है वो कैलकुलेट करो। तो चलो पहले मिथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। देखो ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स है। कार्बन का सिर्फ एक ही एटम है और कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, 3 + 1 4, तब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही एटम है ना, तो सिर्फ यहाँ पे 16 ही आएगा। इन सबको ऐड करके 32 आता है। तो मिथेनॉल का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 32 यूनिट्स है। जो मॉलिक्यूलर मास होता है ना उसे किलोग्राम्स में या ग्राम्स में नहीं नापते। जो मॉलिक्यूलर मास है उसे एटॉमिक मास यूनिट में नापा जाता है। या तो AMU लिख सकते हैं या सिंपली U से रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक मास यूनिट को। सेकंड, अब इथेनॉल का कैलकुलेट करते हैं। C का मतलब कार्बन। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है। लेकिन देखो C2 मतलब कार्बन के 2 एटम्स हैं, तभी आके 2 से मल्टीप्लाई किया है। फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन के 5 + 1 6 एटम्स है ना, तभी यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही एटम है, तो सिर्फ 16 ही आएगा और इन सबको ऐड करके 46 आ जाता है। 46 AMU एटॉमिक मास यूनिट, जिसे U से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 32 और 46 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करके 14 आ जाएगा, मतलब इनके मॉलिक्यूलर मास के अंदर 14 यूनिट्स का डिफरेंस है। क्लियर हो गया? पहले हमने पता लगाना था कि इन दोनों के फॉर्मूला के अंदर क्या डिफरेंस है। तो फॉर्मूला के अंदर एक CH2 यूनिट का डिफरेंस है, मतलब एक कार्बन के एटम और 2 हाइड्रोजन के एटम्स का फर्क है। फिर इन दोनों के मॉलिक्यूलर मासेस कैलकुलेट किए, तो मॉलिक्यूलर मासेस के अंदर 14 का डिफरेंस है। क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट? आगे चलते हैं। अब बी पार्ट के अंदर इथेनॉल और प्रोपेनॉल है, इन दोनों के लिए कैलकुलेट करते हैं। देखो यहां पर भी पहले हमने ये चेक करना है कि इन दोनों के फॉर्मूला के अंदर क्या डिफरेंस है। तो ध्यान से देखो, यहां पे कार्बन के 2 एटम्स हैं, लेकिन प्रोपेनॉल के अंदर कार्बन के 3 एटम्स हैं, तो एक कार्बन एटम का डिफरेंस हो गया। और हाइड्रोजन के 5 + 1 6 एटम्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हाइड्रोजन के 7 + 1 8 है, तो 6 और 8 के अंदर 2 का डिफरेंस है, मतलब 2 हाइड्रोजन के एटम्स का डिफरेंस है। तो यहां पर भी एक CH2 यूनिट का डिफरेंस है, एक कार्बन का एटम और 2 हाइड्रोजन के एटम्स का डिफरेंस है। अब मॉलिक्यूलर मास के अंदर क्या डिफरेंस है वो कैलकुलेट करते हैं। C का मतलब कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, लेकिन कार्बन के 2 एटम्स है ना, तभी 2 से मल्टीप्लाई किया। हाइड्रोजन के 6 एटम्स हैं, तभी 6 से मल्टीप्लाई किया, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, और ऑक्सीजन का एक ही एटम है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। इन सबको ऐड करके 46 आ जाता है। क्लियर हो गया ना कैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं? यहाँ पे देखो कार्बन के 3 एटम्स हैं, तभी 3 से मल्टीप्लाई करना है, और एक एटम का जो मास है वो 12 यूनिट्स होता है। हाइड्रोजन के 7 + 1 8 एटम्स हैं, तभी 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया। ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही एटम है, तो यहाँ पे 16 आएगा। इन सबको ऐड करके 60 आ जाता है। यहाँ पर भी जो डिफरेंस है वो 14 का है। मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस 14 यूनिट्स का है। क्लियर? आगे चलते हैं। सी पार्ट के अंदर
प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो कैलकुलेट करना है। अब तो क्लियर हो गया होगा आपको फॉर्मूला के अंदर क्या डिफरेंस है, देख के पहचान लोगे ना। देखो यहाँ पे कार्बन के 3 एटम्स हैं, यहाँ पे कार्बन के 4 एटम्स हैं, तो मतलब एक कार्बन के एटम का डिफरेंस है। और हाइड्रोजन 7+1 यहाँ पे 8 है और 9+1 10, यहाँ पे हाइड्रोजन 10 है और 8 और 10 के अंदर 2 का डिफरेंस है, तो एक CH2 यूनिट का डिफरेंस है। फिर इनके मॉलिक्यूलर मासेस निकाल दिए। अब तो क्लियर हो गया होगा कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास के अंदर 14 यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हमने कंप्लीट कर दिया। अब सेकंड पॉइंट ये था, इज देयर एनी सिमिलैरिटी इन दीज थ्री। ये जो 3 पार्ट्स हैं इनके अंदर सॉल्व करते समय क्या आपने कोई सिमिलैरिटी नोटिस की है? तो यस, हमने नोटिस किया ना। देखो मिथेनॉल और इथेनॉल, इन दोनों के अंदर एक CH2 यूनिट का डिफरेंस था और मॉलिक्यूलर मास में 14 का डिफरेंस था। ये बी पार्ट और सी पार्ट के अंदर भी सेम चीज ही हो रही थी, एक CH2 यूनिट का डिफरेंस था फॉर्मूला के अंदर और मॉलिक्यूलर मास के अंदर 14 यूनिट्स का डिफरेंस था। तो फॉर्मूला के अंदर एक CH2 यूनिट का डिफरेंस था और मॉलिक्यूलर मासेस के अंदर 14 का डिफरेंस था इन तीनों के तीनों पार्ट्स के अंदर। तो ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट अब ये है, अरेंज दीज एल्कोहल्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन एटम्स टू गेट अ फैमिली। देखो ये जितने भी कंपाउंड्स दे रखे हैं ना, इन सारे के सारे कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप सेम है। देखो यहाँ पे भी OH 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 OH, इन सारे के सारे कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप सेम है। और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे? एल्कोहल। इसलिए इन कंपाउंड्स को ना एल्कोहल्स बोला हुआ है। अब आपको ये बोला जा रहा है कि आपने इन एल्कोहल्स को अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन एटम के हिसाब से। सबसे पहले वो आएगा जिसमें कार्बन के सबसे कम एटम्स हैं, उसके बाद उससे ज़्यादा वाला, फिर उससे भी ज़्यादा वाला, तो ऐसे करके अरेंज करना है। तो सबसे पहले मिथेनॉल आएगा, इसके अंदर एक ही कार्बन एटम होता है। ये जो लिखा हुआ है ना MATH, मिथ, इसका मतलब होता है ओनली 1 एटम ऑफ कार्बन। तो पहले मिथेनॉल है, फिर इथेनॉल, फिर प्रोपेनॉल, फिर ब्यूटेनॉल। इथ का मतलब जिसमें 2 कार्बन के एटम्स होते हैं। प्रोप तब यूज होता है जब कार्बन के 3 एटम्स होते हैं, और ये ब्यूट तब यूज होता है जब कार्बन के 4 एटम्स होते हैं। तो ये जो कंपाउंड्स हमें दे रखे थे ना, हमने उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन एटम्स के हिसाब से अरेंज कर दिया, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है, कैन वी कॉल दिस फैमिली अ होमोलोगस सीरीज। अब ये वाले जो कंपाउंड्स हैं इनकी कलेक्शन को क्या हम होमोलोगस सीरीज बोल सकते हैं? तो इसका आंसर यस है। ये वाले जो कंपाउंड्स हैं ना, इनकी कलेक्शन को होमोलोगस सीरीज बोला जा सकता है, क्योंकि इन सारे के सारे कंपाउंड्स के अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप है, और सेम फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से इन सब की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एक जैसी होंगी, तो इसलिए इनको होमोलोगस सीरीज बोल सकते हैं। तो अब अपने आंसर में ऐसे लिखोगे, यस वी कैन कॉल दिस फैमिली अ होमोलोगस सीरीज बिकॉज दे हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप। ये वाले जो कंपाउंड्स हैं कलेक्टिवली इनको होमोलोगस सीरीज बोला जा सकता है, क्योंकि इन सारे के सारे कंपाउंड्स के अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, लास्ट पॉइंट पे आते हैं। जनरेट द होमोलोगस सीरीज फॉर कंपाउंड्स कंटेनिंग अप टू 4 कार्बन्स फॉर अदर फंक्शनल ग्रुप्स। अब जो दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स हैं ना, उनके लिए भी आपने होमोलोगस सीरीज बनानी है, तो चलो बना देते हैं। ये पहले हमने होमोलोगस सीरीज बनाई हुई है एल्डिहाइड्स के लिए। देखो लास्ट में ALR है ना, यहां पर भी AL AL AL, जिस पे कंपाउंड के लास्ट में ALR है ना, तो आपने समझ जाना कि वहां पे एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये भी एक होमोलोगस सीरीज बन गई है। सेकंड, दूसरी ये बन जाएगी, यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। ध्यान से देखो लास्ट में ना ओइक एसिड आ रहा है, ओइक एसिड, ओइक एसिड, ओइक एसिड। जब भी लास्ट में ओइक एसिड आ रहा हो ना, तो वहां पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। जब लास्ट में AL आ रहा है तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड के लिए होमोलोगस सीरीज थी, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए है। मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। और उसके बाद लास्ट में देखो यहाँ पे ओन आ रहा है ना, ONE। ये तब आता है जब कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप जब प्रेजेंट होता है ना,
तब ये लास्ट में ओन आता होता है। तो पहले बनेगा प्रोपेनॉन, फिर आएगा ब्यूटेनॉन। देखो जो एल्डिहाइड है ना वो किनारे पे कनेक्ट होता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो भी लास्ट में किनारे पे कनेक्ट होता है, लेकिन जो कीटोन है ना, कीटोन बीच में कनेक्ट होता है। तो उसके लेफ्ट में भी एक कार्बन का एटम होना चाहिए, राइट में भी एक कार्बन का एटम होना चाहिए। तो कीटोन वाला जो फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा ना तो कम से कम 3 कार्बन के एटम्स तो होने चाहिए, तब ये ना प्रोप से स्टार्ट हो रहा है, प्रोपेनॉन आ रहा है पहले। मिथ का मतलब होता है एक कार्बन का एटम, इथ जिसके अंदर आ रहा है ना मतलब उसमें कार्बन के 2 एटम्स हैं। प्रोप जहां पे आ रहा है इसका मतलब कार्बन के 3 एटम्स हैं। ब्यूट से अगर स्टार्टिंग हो रही है तो इसका मतलब है कि कार्बन के 4 एटम्स हैं। जब कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो प्रोपेनॉन से ही स्टार्टिंग होगी, क्योंकि कीटोन बीच में कनेक्ट होता है, उसको लेफ्ट में भी एक कार्बन एटम की रिक्वायरमेंट होती है, राइट में भी एक कार्बन एटम की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक कार्बन एटम लेफ्ट में होना चाहिए, एक कार्बन एटम राइट में होना चाहिए, और बीच वाले कार्बन एटम के साथ कीटोन वाला ग्रुप कनेक्ट होगा। तो इसलिए ये प्रोपेनॉन से स्टार्ट होगा। तो प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन, ये 4 कार्बन एटम्स के लिए बोला था ना, तब ये प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन पे पहुंच के फिर हम रुक गए हैं। 5 कार्बन एटम होते तो आगे पेंटेनॉन आ जाता, 6 कार्बन एटम होते तो आगे हेक्सेनॉन आ जाता। तो हमने कुछ और होमोलोगस सीरीज बना दी है। तो ये एल्डिहाइड्स की होमोलोगस सीरीज है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए है और ये कीटोन के लिए है। तो ये आपके लास्ट पॉइंट का आंसर हो गया।